आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि बंगाल का जो प्राचीन इतिहास था वो अपने आप में समृद्धशाली और गौरवशाली था। लेकिन ऐसा क्या हुआ बंगाल के साथ कि जो आज के डेट में वहाँ पे भूखमरी, बेरोजगारी और अपराध के क्षेत्र में इतना आगे है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो बंगाल प्राचीन काल में मौर्य वंश और गुप्त वंश के अंतर्गत आता था। उस समय बंगाल की हालत बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद मुगल काल के बाद जैसे ही अंग्रेजी हुकूमत बंगाल में पैर रखती है, उसके बाद 1757 की प्लासी की लड़ाई हो या 1764 का बक्सर का युद्ध, दोनों ही बंगाल के लिए घातक सिद्ध होता है। 17वीं शताब्दी के आसपास बंगाल जो है वर्ल्ड जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूशन अकेले करता है। यह उस टाइम के ब्रिटेन और इजिप्ट से कहीं ज़्यादा समृद्धशाली और अमीर था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि जब अंग्रेज बंगाल में शासन करने आए तो बंगाल के जो रॉ मटेरियल्स थे उनको ब्रिटेन भेजते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो बंगाल की लोकल इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे तबाह होने लगी। बंगाल का सिल्क और जो कॉटन था वो पूरे वर्ल्ड लेवल में फेमस था, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन बंगाल में एक्टिव हुआ धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी। उसके बाद ब्रिटेन की पॉलिसी थी जो बंगाल को पूरी तरह तबाह की। 1768 से 1770 का दौर जो था बंगाल के लिए प्राकृतिक आपदाओं और भयंकर बीमारी का दौर था। इसी बीच बंगाल में स्मॉल पॉक्स एक बहुत बड़े स्तर पर फैल चुका था लोगों के बीच में और भयंकर सूखा पड़ा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो वहाँ फूड थे वो अपने सैनिकों के लिए इकट्ठा कर लिए थे। ऐसे करीब बताया जाता है कि 30 मिलियन लोग 30 मिलियन लोगों की जान जा चुकी इस अकाल से। उसके बाद 1793 का जो परमानेंट लैंड सेटलमेंट था उसमें क्या हुआ था कि रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था। आपकी किसान की फसल कितनी हो या ना हो उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं था। आपको एक फिक्स रेवेन्यू देना है, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ा और उनकी हालत और बदतर होती गई। आप लगान में भी देखे होंगे, कुछ इस प्रकार का हाल था। उसके बाद बंगाल जो था, पहले बंगाल में बिहार, उड़ीसा, असम ऐसे बड़े बड़े प्रांत आते थे, फिर इनको बंगाल से अलग कर दिया गया। उसके बाद भी बंगाल का विभाजन हुआ। सबसे बड़ा बंगाल को घात तब पहुंचा जब देश का विभाजन हुआ। बात है 1947 की। जब देश का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो बंगाल को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया, जो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के नाम से हुए थे। इसका सीधा असर वहाँ के रहने वाले लोगों पर पड़ा, क्योंकि जो लोग एक साथ रहते थे वो अलग अलग रहने लगे। जो राज्य एक नाम से जाना जाता था वो दो नामों से जाना जाने लगा। ऐसे इसके बीच भी बंगाल तनके खड़ा रहा। आज़ादी के बाद भी बंगाल की हालत महाराष्ट्र और दिल्ली से अच्छी थी। वर्तमान में तो बंगाल की हालत छत्तीसगढ़ से भी खराब है। छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित राज्य है, लेकिन बंगाल की स्थिति जो है वर्तमान में वहाँ पे बेरोजगारी, अपराधी, शिक्षा का जो स्तर है बहुत ही नीचे जा चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद बंगाल की हालत कैसे खराब हुई। विभाजन के बाद बंगाल की पॉलिटिक्स में वामपंथ आया। वामपंथ बहुत ही उच्च स्तर पे बंगाल में एक्टिव था। वामपंथ का गढ़ माना जा चुका था बंगाल, क्योंकि ये बहुत ही समृद्ध प्रदेश था भारत का। वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु जी, उन्होंने ऑपरेशन बरगा को प्रमोट किया। होता था कि बड़े किसानों की ज़मीनों को छीनकर छोटे किसानों को दे दिया जाता था। ऐसा करने से क्या हुआ कि छोटे किसानों ने अपना समूह बनाकर बड़े किसानों पर हल्ला बोलना चालू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि उनके अंदर दहशत फैल गई और वो बंगाल छोड़ना प्रारंभ कर दिया। ऐसे बंगाल से प्रोडक्टिविटी घटती गई। ऐसा ही कांड उद्योगपतियों के साथ हुआ। बहुत से उद्योगपति बंगाल में रहते थे, लेकिन जो बंगाल की सरकार थी वामपंथी सरकार थी, जो उद्योगपतियों को अपना दुश्मन समझती थी, जिसके कारण बहुत सारे उद्योगपति बंगाल छोड़ के महाराष्ट्र, दिल्ली की तरफ, बेंगलुरु की तरफ, बड़े बड़े शहरों की तरफ चले गए। बताया जाता था कि जो आईटी हब आज देश का बेंगलुरु है वो कोलकाता होने वाला था, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण से वो नहीं हो पाया। और ऐसे दिन प्रतिदिन बंगाल की हालत ख़राब होती गई। अभी हाल ही में एक नया मुद्दा आया है, टाटा ग्रुप का है, जिसमें कि वेस्ट बंगाल सरकार को टाटा ग्रुप को कंपनसेशन देना है करीब 700 करोड़ के आसपास। उसमें क्या हुआ था कि जब टाटा नैनो की फैक्ट्री लगाने के लिए सिंगूर में बंगाल सरकार से कांटेक्ट की थी, तो बंगाल सरकार ने टाटा को ज़मीन सिंगूर में दी थी कि आप यहाँ पे नैनो का प्लांट लगाइए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, इन्होंने इस प्रोजेक्ट का जमकर विरोध किया था। इसके बाद ये 2011 का चुनाव जीत के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। ऐसे ही बंगाल से इंडस्ट्रियां धीरे धीरे तबाह होती गई और बंगाल में बेरोजगारी, अपराध ये सब बढ़ता गया। बंगाल जो भारत का एक समृद्धशाली प्रांत हुआ करता था, जो बीमारू हो चुका है। ऐसे ही बहुत सारे रीजन हुए। अगर हम बात करें जूट इंडस्ट्री की, बंगाल से जूट इंडस्ट्री कैसे तबाह हुई, तो जब देश का पार्टीशन हुआ था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल में, तो जो हमारा वेस्ट बंगाल है इसमें जूट मिल की फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी और जो जूट का प्रोडक्शन होता था, जो आज वर्तमान में बांग्लादेश है, वहाँ हुआ करता था। लेकिन जब बांग्लादेश बना तब भी वहाँ की सरकार ने जूट पे टैक्स बढ़ा दिया, जिससे कि
वेस्ट बंगाल की जूट इंडस्ट्री तबाह हो गई। वर्तमान में बंगाल की हालत जैसी भी है, वर्तमान में बंगाल की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ की सरकार को प्रयास करना चाहिए कि बंगाल की हालत और अच्छी हो। क्योंकि मैं आपको ये बताते चलूँ कि जो बंगाल, भारत का एक वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ से नोबेल प्राइज़ जीतने वाले सबसे ज़्यादा व्यक्ति हैं। चाहे वो बात रविन्द्रनाथ टैगोर की हो, चाहे अमर्त्य सेन जी की हो, या अभिजीत बनर्जी जी की हो। भारत का एक ऐसा अकेला प्रांत है मात्र बंगाल जहाँ से सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ मिला है। और बंगाल के सपूतों की बात करें तो उनकी बात ही इतनी है कि एक वीडियो में नहीं हो पाएगी। चाहे बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हो, चाहे बात सुभाष चंद्र बोस जी की हो, सबका, विवेकानंद जी की बात हो, बहुत सारे महापुरुष बंगाल की धरती से हुए हैं। तो बंगाल अपनी खोई हुई ग्लोरी कैसे पाएगा, ये वहाँ की सरकार को प्रयास करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव हो तो वो भी हमें बताइएगा, या आप चाहते हैं कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो ये भी आप हमें बताइएगा। और दिवाली आने वाली है, दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं आपको, और हमें आशा है कि हम अपने परिवार के साथ दिवाली अच्छे से मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।